कुमाऊं वासियों के लिए नई ट्रेन की मुख्यमंत्री धामी ने सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयास के बाद कुमाऊं मंडल से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस का वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया। लाल कुआं से मुंबई के लिए चलने वाली नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला। राज्य से वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। इस दौरान नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लाल कुआं में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। सीएम ने कुमाऊं को यह बड़ी सौगात सौंपी और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव को उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। आज लाल कुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। रेल के संचालन से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। मुंबई के लिए शुरुआत हुई है। एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से, हल्द्वानी से, और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को, बृहस्पति, शुक्र और सोमवार 3 दिन लगातार लोग जा सकते हैं। आवत जावत इसी तरह से वहां से आएंगे 3 दिन, तो यानी कि हफ्ते भर आवत जावत बनी रहेगी। जैसे 3 दिन आज गई, फिर ये यहाँ लौटेंगी, वहां से भी आएंगे ना, तो पूरा हफ्ता पूरा होगा। किसी को पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। हमारे तमाम व्यापारी वर्ग के लोग जो यहाँ से, क्योंकि मुंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। हमारे क्षेत्र में चूंकि ये अपना पूरा कुमाऊं से का प्रवेश द्वार है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी से लेकर और हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग आवागमन करते हैं, उन सबको सुविधा होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जल्दी ही यहाँ पर जो है वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन होने जा रहा है। ट्रेन आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू की है बम्बई के लिए। इसका रूट अलग है, जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ से बम्बई के लिए 2 और ट्रेनें भी चल रही थी, बट ये एक अलग रूट लेके जा रही है। ये दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और इसका जो समय है वो बहुत ही बढ़िया है। 25 घंटे में ये आपको बम्बई पहुंचा दे रही है और यहाँ से सुबह चल के ये दिल्ली आपको 1:30 बजे के लगभग पहुंचा दे रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुबह की गाड़ियों में दिल्ली की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ रही है। पुलिस स्मृति दिवस पर देहरादून के पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इस साल पूरे देश में 216 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और इनमें से 4 पुलिसकर्मी उत्तराखंड के भी हैं। दरअसल हर साल देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। और इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के कुछ मंत्री समेत विधायक और तमाम अधिकारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। पुलिस स्मृति दिवस के दिन हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के सरकारी आवास बनाने के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।
21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है ये दिवस, आपको बताते हैं कि अक्टूबर 1959 में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 10 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। तब से इन शहीदों और कर्तव्य निभाते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अन्य सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। लद्दाख के जाना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राज्य पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक फोर्स का गठन भी किया है। इसके माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक हम देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि के रूप में स्थापित करेंगे और इस नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझे बताया गया कि हमारी फोर्स ने अभी 1100 से अधिक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 23 करोड़ रुपए के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। आज के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, साइबर अपराध एक तेजी से बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है। हमारी पुलिस को इस दिशा में भी सजग रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन। देखिए, इस वर्ष जो पुलिस स्मृति दिवस हुआ है, इसमें हमारे विगत वर्ष में जो हमारे 4 साथी शहीद हुए थे, उनको हमने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी है। उन चारों के परिजन यहाँ उपस्थित हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको स्वयं सम्मानित भी किया गया। इस वर्ष हमने पीछे एक झांकी भी लगाई है, जिसमें राजगठन के पश्चात अब तक जो 72 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए हैं, उनको भी हमने श्रद्धांजलि दी है। और आज मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड सरकार का और शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन सभी ने हमारी समस्याओं को समझते हुए, हमारे बलिदान का, हमारे त्याग का सम्मान करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, ये आगामी दिनों में उत्तराखंड पुलिस के सभी कर्मियों के कल्याण में बहुत वृद्धि करेंगी। और जो वो समाज में, जो समाज के प्रति जो उनका सेवा भाव है, जो समर्पण भाव है, जो इस निष्ठा से और जिस साहस से वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होगी। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन में स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जहां पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर पुलिस अधिकारियों ने अपने बिछड़े साथियों को याद किया। इस भावुक अवसर पर पुलिसकर्मियों की आंखें नम नजर आई। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। इस दौरान पुलिस बल के अन्य अधिकारी और जवान भी शहीदों की याद में मौन धारण कर उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार, जाखंड, देहरादून में पेयजल की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। आपको ये भी बता दें कि योजना 430.20 लाख रुपए की लागत से बनेगी। इस योजना के माध्यम से एक क्षेत्र के 4000 से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण कर निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड प्रदेश कमेटी के सह प्रभारी प्रगट सिंह रुड़की पहुंचे हैं। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार रुड़की आया हूं और कार्यकर्ताओं को टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि कांग्रेस जिले, प्रदेश और देश में मजबूत हो और चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बाद में मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा ताकि चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। मैं तो सह प्रभारी हूँ यहाँ का और मेरी एक ड्यूटी लगी है कि मैं यहाँ काम करूँ और एक टीम बना के आगे बढ़ेंगे। सो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम एक टीम के तौर पे आगे काम करेंगे, जो स्टेट के बेनिफिट में भी होगा, कांग्रेस के बेनिफिट में भी होगा और देश के बेनिफिट में भी। कोई बात नहीं, देखो कई बार होता क्या है कि चलो ये हर स्टेट में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि एक टीम बना के आगे बढ़े जाए।
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पावर ने बिजली की आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को अब ये जानने में सुविधा होगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया और उनके बिजली बिल की स्थिति क्या है। ये पूरी प्रक्रिया उपभोक्ताओं के लिए न केवल पारदर्शी होगी बल्कि उन्हें समय समय पर जानकारी प्राप्त करने में भी आसानी होगी। वहीं प्रदेश में स्मार्ट लिमिटेड लगाए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है और ऐसे में प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस को चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की वजह से स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिजली चोरी और भ्रष्टाचार का ठेका लिया है, इसीलिए कांग्रेस के लोगों को प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने से परेशानियां हो रही हैं। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है अपराधियों को संरक्षण देने का, कांग्रेस ने ठेका ले लिया है भ्रष्टाचार चलते रहने का, कांग्रेस ने ठेका ले लिया है बिजली चोरी होने देने का, और कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे और जितनी हमारी खपत होगी उतनी हमको रीडिंग देनी पड़ेगी तो किसानों को लाभ होगा। तो कांग्रेस नहीं लेना चाहती है, वो चंद उन लोगों के साथ खड़ी है जो बिजली चोरी करते हैं, जो आपराधिक कार्य कृत्य कर रहे हैं, उन चंद लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होकर इसके विरोध में। इस समय देहात क्षेत्रों में कई गन्ना कोल्हू संचालित हो रहे हैं, जिसमें कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोल्हू में कपड़ा, प्लास्टिक जलाया जा रहा है और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन की टीम लगातार देहात क्षेत्रों में दिन रात चेकिंग अभियान चला रही है ताकि प्रदूषण फैलाने वाले गन्ना कोल्हू पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं अब तक 20 से अधिक गन्ना कोल्हू सील भी हो चुके हैं। वहीं अब बिना लाइसेंस के कोई भी गन्ना कोल्हू संचालित नहीं कर सकता। अब गन्ना कोल्हू संचालित के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होगा और इसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि अगर कोई गन्ना कोल्हू संचालक लापरवाही करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो गन्ना कोल्हू संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े जलाए जा रहे हैं, कोल्हू में प्लास्टिक का कचरा झोंका जा रहा है और ये यहाँ पे जो इन्होंने कचरा डाल रखा है, ये पता नहीं किसने, कि हमने पता भी करा महल्ले में, कहने भाई किसने कचरा डाला, तो ये किसने हमें बताया नहीं। कहने भाई किसने डाल रखा है। यहाँ रात को आते हैं, डाल के चले जाते हैं, फिर यहाँ से जो है कभी ले जाते हैं, रात को ले के जाते हैं, चरखी वरखी में जो है जलते हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं सर, इस पर कोई कानून जो है कार्रवाई जो है होनी चाहिए। जो है ये बीमारी हो रही है जी, सांस का मर्ज हो रहा है, जो है बुखार जो है बीमारी चल रही है बहुत ज़्यादा, और बदबू इतनी है बहुत ज़्यादा है। जो घर में का जो है काफ़ी गंभीर रवैया है और उनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जिसमें जो है पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी हैं, गन्ना विभाग के अधिकारी हैं और जिला स्तर से या तहसील स्तर के जो भी अधिकारी हैं संबंधित एसडीएम है वो उस कमेटी में वो हैं। हमारे द्वारा जो है जितने भी कोल्हू जो हैं वो बिना लाइसेंस के खानसारी जो है बिना लाइसेंस को ऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी को बोला गया है कि आप जो है अपना जो है लाइसेंस बना लें। इसके साथ साथ जो है संबंधित विभागों का एक मीटिंग बुलाया जाएगा जल्दी मेरे द्वारा 2-3 दिन के अंदर, और कोल्हू के जो भी प्रतिनिधि हैं, कोल्हू जो चलाते हैं, कोल्हू चरखे वाले, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला के भी समझाया जाएगा कि आप जो है कोल्हू में जो है जो प्रतिबंधित मटेरियल है जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कपड़े हो गए, ये यूज़ ना करें। हाल ही में जारी हुए यूपीएससी के परिणाम के बाद अब पीएससी अधिकारी बनकर मंगलौर के ठसका गांव के अमित कश्यप ने युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। अमित कश्यप को पीसीएस अधिकारी बनकर एआरटीओ के पद पर तैनाती मिली, जिसकी खुशी गांव में ही नहीं पूरे क्षेत्र में है। वहीं जब अमित कश्यप पीसीएस अधिकारी बनने के बाद पहली बार अपने गांव ठसका पहुंचे तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के सभी लोगों ने अमित कश्यप का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं अमित कश्यप ने युवाओं के लिए एक नजीर भी पेश की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी गुरुजन और ग्रामीणों के आशीर्वाद से ये मुकाम हासिल हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेहनत लगन के साथ की जाए तो आर्थिक तंगी से जूझने वाले युवा भी इस पद तक पहुंच सकते हैं। इस विषय में सर्वप्रथम मैं अपने जितने भी मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे सभी ग्रामवासी हैं, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इन सभी के दुआओं से और अथक परिश्रम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उसी प्रकार से मैं भी धीरे धीरे से छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए आज इस अपर पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित
परीक्षा में ARTO के पद पर चयनित हुआ हूं और इस सभी का मैं आभार अपने सभी जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन सभी को इसका सहयोग ज्ञापित करना चाहूँगा। अल्मोड़ा के क्वारब के पास पहाड़ियों से लगातार गिरते मलबे को देखते हुए प्रशासन अभी अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसी के तहत अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक पांडे ने शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अगर रात्रि में कोई वाहन क्वारब से गुजरता है और कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित पुलिस चौकियों के थाना प्रभारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SSP अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने पुलिस कर्मियों को भी निर्देशित किया कि वे अलर्ट रहें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए तत्पर रहें। पुलिस और प्रशासन की ओर से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके। और देखिए वहाँ पर एक हमने ऑलरेडी चौकी वहाँ पर स्थापित कर दी है। वहाँ पर हमने 4 लोगों को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर क्वारब में बार बार वहाँ मलबा आ रहा है, दिक्कत रह रही है, तो ट्रैफिक वन साइड करके निकालना पड़ रहा है, छोटी गाड़ियों को निकालना पड़ रहा है। तो उसमें पहले तो हम बड़ी गाड़ियों को हम डाइवर्ट ही करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम पर डाइवर्ट हो जाए, अदरवाइज उनको एक एक करके हम गाड़ियों को निकलवा रहे हैं। वहाँ पर हर समय हमारे पुलिस के जवान वहाँ पर नियुक्त है और वो पूरी जनता को मदद कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में विभिन्न विद्यालय के 35 छात्र छात्राओं ने विभिन्न स्थानों में 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण किया। शैक्षिक भ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं के लिए नाश्ते और खाने की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। शैक्षिक भ्रमण टीम ने इस दौरान खेल, संगीत और गणित की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम को लेकर विकासखंड स्तरीय एक टीम गठन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रभारी ब्लॉक समन्वयक दिनेश शर्मा और प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय 15 रश्मि प्रताप ने किया। कार्यक्रम को लेकर सफल बनाने के लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। नंबर पे ही, हाँ सही है, 1 नंबर पे रुकेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा है कि विवाद मस्जिद को लेकर हुआ, जिससे पहले कहासुनी हुई और बाद में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि इस मस्जिद को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है और उस वक्त भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। अब पुलिस दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक समझौते के लिए तैयार कर रही है। अगर समझौता नहीं होता है या फिर दोबारा से किसी तरह का झगड़ा होता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों पर नजर भी रखी जा रही है। हैदराबाद में एक मस्जिद को लेके आपस में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा चल रहा है और इससे ये हम लोगों के संज्ञान में भी है। इसमें प्रॉपर कार्रवाई भी की जा चुकी है और इस पे पूरी नज़र रखी जा रही है और कल भी इसको लेके उनके बीच में विवाद हुआ है और ये हमारे संज्ञान में है। इसमें उचित जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी और दोनों पक्षों को बुला के समझाया भी जा रहा है। रुड़की के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र में खनन कारोबारी के बेटे पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर भी कर दिया गया है। सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल पूरे घटनाक्रम की गहराई से जाँच कर रही है। जिसको चोट लगी थी मेरे भाई को, तो इसको प्लास्टर कटवाना है, तो वहाँ गोली चल रही थी, तो गोली बीच में बैठा था, उसको गोली लगी। इनको यहाँ लगी थी कोक में। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली मारी है? वो नहीं पता जी, नगड़ाई मरती। अभी क्या पहचान हुई जी, हम तो जल्दी जल्दी हम फिर चलिए यहाँ आए। भाई मेरा वहाँ गया, जिन्होंने रेफर करे, सीरियस हो। अभी एक पेशेंट आया था हमारे पास, वरीस नाम का, लंडोरा का रहने वाला है। नगला मृत्यु में सुना है कि गोली लगी है। अभी प्राथमिक उपचार देके उसको हमने रेफर कर दिया। अभी गंभीर है स्थिति, खुद ही लेके आए थे उसके परिजन। अभी 108 से तो नया PI हमने थाने में भेज दी। मेडिकल स्टोर्स पर नशे की दवाइयों की बिक्री किए जाने की शिकायत के बाद ड्रग्स विभाग हरिद्वार में लगातार मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी कर रही है। औचक छापेमारी की सूचना के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों पर
हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर स्वामी स्टोरों पर ताला लगाकर फरार भी हो गए। मंगलौर कस्बे में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ मिलकर आलम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और नारकोटिक्स दवाइयां बरामद की गई हैं। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मौका पाकर फरार भी हो गया। ड्रग्स विभाग ने सभी प्रतिबंधित दवाइयों को कब्जे में लिया है। साथ ही ड्रग्स विभाग मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। क्षेत्र का और चुड़ियावाला और उसके अलावा जो है तेजूपुर में विजिट किया गया और तत्पश्चात जब मंगलौर में जो है यहाँ की टीम है, पुलिस टीम और SHO अरुण कुमार जी यहाँ पर हैं और उनके साथ यहाँ पर छापेमारी की गई है। हालांकि बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी है और एक मेडिकल स्टोर है नीचे, आलम मेडिकल स्टोर, जिस पर कि मेडिकल स्टोर पे 2 बच्चे संचालन करते हुए पाए गए और मेरे द्वारा जब घर का पूरा जो शिकायत हमें मिली थी उसके आधार पर घर का निरीक्षण किया गया तो इनके 3rd फ्लोर पर एक कमरा था जहाँ पर जो है हमारे द्वारा खुलाया और वहाँ से जो है भारी मात्रा में नारकोटिक दवाइयाँ मिली हैं, जो कि इंजेक्शन भी हैं, टैबलेट भी हैं और वो जो दवाइयाँ सारी हैं वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जा सकती हैं। और दूसरा उसके लिए जो है नारकोटिक जो दवाइयाँ हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता है और जो मेडिकल स्टोर वाला संचालक है वो फिलहाल यहाँ पर से अभी